जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाकत अली और मैं आपके सामने 10th क्लास फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर साउंड वाले चैप्टर के ऊपर लेके हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी स्कीम के मतलब कि सेकंड चैप्टर में से जो है वो पेपर किस हिसाब से कितना कितना आएगा। तो चैप्टर नंबर 11 है साउंड वाला, सेकंड चैप्टर 10th क्लास फ़िज़िक्स का। इसमें से एक MCQ आएगा जो मोस्टली इसकी एक्सरसाइज में से बनता है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट और MCQ के लिहाज से अच्छी तरह तैयार करना है। तो चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर 11 साउंड के ऊपर है, यानी आवाज़ क्या चीज़ है, और आवाज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और फिर हम फिज़िक्स में एनर्जी को ही डील करते हैं, एनर्जी और मैटर को डील करते हैं और इनके इंट्रैक्शन को। तो अब साउंड के ऊपर आते हैं कि साउंड कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है और कैसे ये वेव की सूरत में जो है वो ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, कितनी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो इंसानी कान सुन सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज को इंसानी कान, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, वेव की कौन सी फॉर्म है साउंड, वो सारा कुछ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि वी नो दैट वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। तो साउंड भी जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है, और वी नो दैट वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव। तो वेव जो है वो किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव है ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती है। और फिर हम इसको देखते हैं कि साउंड वेव की प्रॉपर आगे डेफिनेशन क्या है। लाइक अदर वेव साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ये वाली डेफिनेशन आपने याद करनी है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। आगे इसकी एग्जांपल है, सिर्फ आप एक भी कर सकते हैं यहाँ तक, अगर आपने ज़्यादा करनी है तो आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग। गिटार के अंदर जो उसकी रस्सियाँ हैं उसकी वजह से जो है वो वाइब्रेट करती हैं और आवाज़ पैदा होती है। तो इसी तरह हमारे इंसानी बॉडी में वोकल कॉर्ड जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में हम बोल पाते हैं। ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो ह्यूमन हार्ट जो है वाइब्रेट कर रहा होता है, जिससे धक धक की आवाज़ जो है दिल की धड़कन की आवाज़ आती है, ठीक है। और मतलब साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, ठीक है, बाय वाइब्रेशन और वाइब्रेटिंग ऑफ अ बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग अ बॉडी। ये भी मतलब बोल्ड में उसने लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रख लें। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड रिक्वायर मटीरियल और मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड के गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, यानी ये विदाउट एनी मीडियम गुजर नहीं सकती। अगर आप कार के अंदर बैठे हुए, साउंड चलाया हुआ है आपने, कार के शीशे बंद हैं, तो कार के अंदर से आवाज़ बाहर बहुत कम आती है, बिकॉज वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता गुजरने के लिए। अगर हम शीशा ओपन करते हैं तो उससे एयर जो है वो अंदर दाखिल होती है, इस वजह से एयर जो है एक मीडियम बन जाता है जो आवाज़ को अंदर से बाहर लाता है। तो ये मैकेनिकल नेचर रखती मैकेनिकल वेव है, और तो मैकेनिकल वेव जो है उसके गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है, और इसके गुजरने के लिए जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसने एक्टिविटी से समझाई हुई है कि आप बेल जार ले लें, मतलब बेल रख लें किसी मतलब बंद चीज़ के अंदर, उसको आप जो है उसमें से यहाँ पे कारक लगा के इसको मुकम्मल तौर पे बंद करें, पावर सप्लाई से बेल को ऑन कर दें। अगर वो चीज़ मुकम्मल तौर पे बंद है तो आप देखेंगे आपको बाहर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर आपने यहाँ से नीचे से उसमें सुराख जो है वो बना देना है, तो फिर आपने बेल को ऑन करना है। जैसे सुराख जो है वो ओपन होगा आपको बेल की आवाज़ बाहर सुनाई देगी, जिससे आप कह सकते हैं कि साउंड के गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और साउंड वेव जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती हैं। इसकी एग्जांपल एक ट्यूनिंग फॉर्क आप ले लें, मतलब जिसको रबर पैड के ऊपर हम मारेंगे, इस तरह यू शेप का ये होता है। तो इसमें जो है वो वाइब्रेशन, ये इसके जो जाज हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो अगर हम इसको रबर पैड के ऊपर मारते हैं तो इस तरह ये कभी जो है वो फैलता है, कभी कंप्रेस होता है। तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन वाली वेव जो है वो इसमें बार बार आती है।
मतलब इसका वेव का कुछ पार्ट कंप्रेस होता है, फिर वेव का कुछ पार्ट रेयर इफेक्ट करता है, ठीक है, एक्सपैंड होता है तो रेयर इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से इसमें मटेरियल जो मीडियम के ज़रात हैं वो पैदाशुदा वेव के जो है वो पैरेलल होते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखती है। इसमें जो मीडियम के ज़रात हैं वो जो वेव पैदा हुई जो गुज़र रही है उस वेव के जो है वो मतवादी या पैरेलल अमल करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर रखता है। उसके बाद ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। हेडिंग नंबर 2, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। शॉर्ट सवाल मोस्टली इसी में से बनता है। मन खूबियाँ साउंड की जो खूबियाँ हैं वो बयान करनी है आपने। सबसे पहले तो एक नंबर पे हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस जो है वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसकी बुनियाद पे हम बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आवाज़ बुलंद है तो हम कह सकते हैं कि ये लाउड साउंड है, और अगर मध्यम है तो हम कहेंगे कि ये फेंट साउंड है, ठीक है, इसकी लाउडनेस कम है। तो लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी दो लाउड और फेंट साउंड में अगर हम फ़र्क कर सकें तो वो लाउडनेस वाली खूबी की बना पे कर सकते हैं। लाउडनेस के इन्हिसार तीन चीज़ों पे होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी लाउडनेस जो है वो बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। ये आपके सामने है, ये वाला हिस्सा जो है इसका एम्पलीट्यूड है वेव का। अगर ये बढ़ रहा है तो लार्ज एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस उसकी ज़्यादा होगी, और अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो उसकी लाउडनेस कम होगी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ेगी, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। इसकी एग्जांपल आप छोटा डोल की ले लें और एक बड़ा डोल ले लें तो उसमें एरिया बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी सुनने वाले से जो लिसनर है उससे वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला जो है ये भी लाउडनेस के बढ़ने और कम होने का इन्हिसार इस चीज़ पर भी है। अगर तो लिसनर जो वाइब्रेटिंग बॉडी उसके पास खड़ा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो इसमें वैसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है कि लाउडनेस की डेफिनेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, वो आपने याद कर लेनी है। एक करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, 2 नंबर का शॉर्ट सवाल पॉसिबल है ये आ जाए। उसके बाद पिच जो है वो लाजमी पेपर में आती है। पिच क्वालिटी, पिच जो है वो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है कि जिसकी बुनियाद पे हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। यानी पिच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ब्रीक और भारी आवाज़ में जिस बुनियाद पे हम फ़र्क करते हैं वो पिच होती है। उसके बाद नेक्स्ट वाली एग्जांपल है ये क्वालिटी, नेक्स्ट थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद दो एक ही जैसी लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों में अगर हम फ़र्क कर सकते हैं तो वो उसकी क्वालिटी कहलाएगी। यानी एक आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होगी बेशक उसकी लाउडनेस और उसकी पिच एक जैसी हो। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आपके सामने दो मुख्तलिफ मटीरियल से बने हुए जूते रख दिए जाएँ जिनका साइज़ और जिनकी शेप एक जैसी हो, लेकिन उसमें जो मटीरियल है उसकी बना पे हम उसकी क्वालिटी बता देते हैं कि इस जूते की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, इस जूते की क्वालिटी कम है। तो इसी तरह आवाज़ में है कि दो एक ही जैसी लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों में अगर फ़र्क किया जा सके तो वो फ़र्क उसकी क्वालिटी की बिना पे किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बिना पर एक ही तरह की दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी होगी उनमें फ़र्क किया जा सके तो वो उसकी क्वालिटी वाली करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इंटेंसिटी वाली तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी करेक्टरिस्टिक्स है। इंटेंसिटी जो है ये मतलब साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप बोल रहे हैं और आपके सामने एक इंसान खड़ा है, आपकी आवाज़ जो है आपकी जो साउंड एनर्जी है वो पास करनी है पर सेकंड उस इंसानी कान में से, तो वो आपके सामने परपेंडिकुलरली खड़ा है, तो आप पर सेकंड जितनी साउंड एनर्जी उसमें से पास करेंगे तो वो आपकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है। साउंड इंटेंसिटी लेवल है, यानी एक लेवल है जो कम से कम इंटेंसिटी इंसान सुन सकता है वो, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंसान सुन सकता है वो।
अब 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर फेंटेस्ट साउंड है, यानी मध्यम तरीन साउंड है। इतनी इंटेंसिटी की आवाज़ इंसान जो है वो सुन सकता है, मध्यम तरीन आवाज़ है ये, और इससे कम वाली आवाज़ सुनना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम जो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये MCQ भी बहुत दफ़ा आ जाता है कि इंसानी कान जो है वो कितनी इंटेंसिटी की साउंड जो है वो सुन सकता है। तो वो आप लिखेंगे 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो यानी मध्यम तरीन आवाज़ जिसकी इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो ये आगे वाला सवाल लॉन्ग में आ जाता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। लाउडनेस जितनी होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी जो उनका माइनस पावर में है तो माइनस पावर को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या इसका लॉग ले लिया जाता है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन लॉग आई और L इज इक्वल टू के लॉग आई। फिर रेफरेंस के तौर पे हमने लोएस्ट इंटेंसिटी लेवल ले लिया L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, और इस तरह फेंटेस्ट मतलब बुलंद तरीन इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो L इज इक्वल टू के लॉग आई होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस आई नॉट। तो के लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ें अगर माइनस हो रही हों तो वो डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, और ये बेल में होगा। अगर हम इसको डेसिबल में लेंगे तो 10 डेसिबल लिखेंगे। ये देखिए इंटेंसिटी लेवल बेल के अंदर ये है, और अगर हम इसे इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में लेना चाहें, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बेल और डेसिबल है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट लिखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग बन जाता है। इसमें से MCQs आ सकता है कि फेंटेस्ट जो इंटेंसिटी लेवल है वो क्या है, तो और बुलंद तरीन इंटेंसिटी लेवल क्या है वो आपने बताना है। 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर आई नॉट की कीमत है। आई मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एक डेफिनेशन है शॉर्ट में, करैक्टरिस्टिक्स यही 5 थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में इन्हीं में से 2 सवाल लाजमी बन जाते हैं। 5 करैक्टरिस्टिक्स में आपने करना सिर्फ क्या है कि हाईलाइटेड डेफिनेशन को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन यानी इको ऑफ साउंड। हम अपनी आवाज़ को दोबारा वापस सुनते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह में या स्काइप में एक ऑप्शन होता है कि आपने इको को चेक करना है, शोर वगैरह को, तो आप पहले बोलते हैं, वो वही आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको वापस सुनाता है, तो आप उसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि कैसे मेरी आवाज़ जो है वो आगे डिलीवर होगी। तो इको या रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ किसी मीडियम से टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में आपके पास वापस आ जाए, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको है। When sound is incident on the surface of medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। यही डेफिनेशन आपने करनी है, स्पीड ऑफ साउंड। ये मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, आपको डिफरेंट मटेरियल्स में कंपैरिजन पता होना चाहिए कि आवाज़ की स्पीड कितनी होगी। स्पीड साउंड जो है वो वैक्यूम में पास नहीं करती है, याद रखिएगा, MCQ भी बन सकता है। वैक्यूम खाली जगह के अंदर साउंड पास नहीं कर सकती क्योंकि इसके गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और इसके बाद ये दिया हुआ है फ़र्क उसने कि सॉलिड मटेरियल के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी, गैस के मटेरियल के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी, और जो लिक्विड है उसमें स्पीड क्या होगी। अब मैं आपको जनरल बता दूं कि सॉलिड में 15 गुना ज़्यादा, लिक्विड में 5 गुना ज़्यादा गैस की निस्बत स्पीड होती है साउंड की। और ये एक स्पीड उसने 343 मीटर पर सेकंड लिखी है हवा के अंदर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स के अंदर उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेबल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 है, 25 पे 346 है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 386 हो जाती है। तो एवरेज स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेम्परेचर जो है उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप ये जनरल 1-2 स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज़ जो हैं वो याद रख लें, बाद दफ़ा MCQs में आ जाती हैं, यही वाली मोस्टली आती है। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेजरिंग वाला छोड़ दें क्योंकि ये लॉन्ग बन जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन में यहाँ पे साउंड म्यूज़िकल साउंड और पोल्यूशन में मतलब आपके पास फ़र्क आ जाता है। साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड, साउंड विच हैज़ jarring and unpleasant effect on our ear is called noise. डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़ का एक सवाल है, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नॉइज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं
कि आपकी हेल्थ मतलब आपकी सेहत की ख़राबी की वजह बनता है। आप समात में मतलब आपको कम सुनना शुरू हो जाता है और गुस्सा आता है, हाइपरटेंशन वगैरह या स्ट्रेस वगैरह की बीमारी आपको लग सकती है। और ये एक वैल्यू आप याद रख लें, द लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्री यूजली 85 टू 90 डेसिबल है, यानी 8 आवर्स के दरमियान वर्किंग डे में आप 85 टू 90 डेसिबल शोर में इस लेवल में रह सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर लेवल होगा तो आपके लिए ख़तरनाक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ अकास्टिक है, ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक्निक और मेथड यूज टू ऑब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोर सर्फेसेस कॉल्ड कास्टिक प्रोटेक्शन। आप जो है वो पर्दे का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, तो वो जो पर्दे का इस्तेमाल है वो कास्टिक का अमल है, यानी वो क्या करता है कि साउंड को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और नॉइज़ नहीं बनने देता। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ जगह पे आपने इसकी एग्जांपल देखी होंगी, हॉल्स वगैरह के अंदर पर्दे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि साउंड जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह ना बने। तो ऐसी टेक्निक जिसकी बुनियाद पे अनप्लेजेंट साउंड को जो है वो हम ऑब्जॉर्व करवा लें, तो वो टेक्निक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिक या कास्टिक कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का एक शॉर्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कान के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ये एमसीक्यूज भी है एक कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो है वो ह्यूमन ईयर के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर एज ज़्यादा है ओल्ड पीपल के लिए तो ये 20 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी रेंज बन जाएगी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउंड यानी ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो वो अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। और अल्ट्रासाउंड को मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग में है, इसमें शॉर्ट में आपको मैंने यहाँ से हाईलाइट किया है। समरी में सोनार की एक डेफिनेशन आ जाती है कि सोनार बाद दफ़ा क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो आल्सो यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर, यानी समंदर की गहरी सतह के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनकी लोकेशन और पोजीशन को देखने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, जिसे सोनार का तरीका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी साउंड वेव एग्जाम्पल। हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्राम इट्स सोर्स टू योर ईयर बाई चेंज इन एयर प्रेशर, इसका ये जवाब है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, मैकेनिकल एनर्जी है। Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because sound waves cannot travel in space। क्यों वहाँ पे रेडियो वेव इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पे साउंड जो है स्पेस में मूव नहीं कर पाती। ये भी आपका पहले भी हो गया है स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है। उसके बाद नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज है। उसके बाद ये दो चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ एंड पीरियड जो है ये दो चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ नहीं करता। रिव्यू क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन जो का इस चैप्टर में से आना नहीं है, इस वजह से वो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट सवाल इस चैप्टर में से अच्छी तरह करने हैं। दोबारा से सुन लें, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में साउंड की तारीफ़ आ सकती है, साउंड की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स जैसा कि लाउडनेस की तारीफ़ आ सकती है, पिच की तारीफ़ आ सकती है, क्वालिटी की तारीफ़ आ सकती है, इंटेंसिटी की तारीफ़ आ सकती है। इंटेंसिटी लेवल और में एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, लोएस्ट इंटेंसिटी लेवल और हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल का। उसके बाद इको यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तारीफ़ आ सकती है। स्पीड ऑफ साउंड में मतलब को वैल्यू एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है नॉर्मल इंसानी कान के लिए, वो शॉर्ट सवाल आ सकता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ आ सकती है और सोनार की तारीफ़ आ सकती है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 8 सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल हैं और मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं कि कैसे कैसे इनको तैयार करना है। एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले मैंने सारे टिक किए हैं, चैप्टर में से जो आने वो भी आपको बता दिए साथ साथ। सो इसलिए जो मैंने बताया है उनको अच्छी तरह आप तैयार कर लें, आपके 7 नंबर अब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 1 लेक्चर। और आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी।
और अगर आपको कुछ चीज़ कंफ्यूज करे, आप किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएट बेसिस पे अपने नॉलेज के मुताबिक जो है उसे समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बस दुआओं में याद रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।